आज हम बात करेंगे भारत के पैरा कमांडो के एक मिशन की, जहां पर वो दूसरे देश में जाकर हमारे 233 बंधक जवानों को छुड़ा कर लाते हैं। बहुत ही कम लोग इस मिशन की पूरी सच्चाई को जानते होंगे। ये एक सत्य घटना है और इसकी कहानी कोई थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन खुकरी की, जिसमें भारत ने दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पश्चिमी अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में अंजाम दिया था। क्या था ये मिशन? किसने हमारे सैनिकों को बंधक बना के रखा था और क्यों गए थे भारतीय सैनिक वहां पर? सन 1999 को यूनाइटेड नेशन की सलामती समिति ने रक्त रंजित सिविल वॉर में डूबे सिएरा लियोन नाम के देश में परिस्थिति को काबू करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स का गठन किया। सिएरा लियोन का सिविल वॉर अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों तक AK-47 पकड़ा दी गई थी और कई लोग बेघर हो गए थे। विद्रोहियों ने देश की स्थिति नर्क से भी बदतर बना दी थी। तो ऐसे में UN ने मानव अधिकार का हनन देखकर वहाँ पर अलग अलग 4 राष्ट्रों की आर्मी से गठन की हुई टीम भेजी, जिसमें घाना, ब्रिटेन, नाइजीरिया और भारतीय जवान मौजूद थे। UN की पीस कीपिंग टीम का काम विद्रोही जुट से वार्तालाप कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए समझाना था। भारत ने इस पीस कीपिंग टीम में अपनी 2 बटालियन भेजी थी। इस निर्णय का परिणाम भारत को आगे जाके महंगा पड़ने वाला था और भारत के जवानों के सामने एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। इससे पहले हम सिएरा लियोन की पृष्ठभूमि और सिविल वॉर के कारण को देखते हैं। 15वीं सेंचुरी में पोर्टुगीजों ने और 18वीं सेंचुरी के अंत में ब्रिटेन ने इस प्रदेश पर राज किया और इसी प्रदेश में अपनी कॉलोनी बनाई। सिएरा लियोन के लोगों को गुलाम बनाकर US भेजा जाता था। ब्रिटेन ने इस प्रदेश के लोगों पर कई सालों तक अत्याचार किए और ये सिलसिला 1961 तक चला, जब उन्हें इसी साल आज़ादी मिली थी। लेकिन दशकों से गुलाम रहे और कबीलों में बटे हुए सिएरा लियोन के लोग लोकशाही शासन व्यवस्था स्थापित करने में नाकामयाब रहे। आज़ादी के बाद ज़्यादातर लश्करी तानाशाहों का शासन रहा। संयुक्त राष्ट्र के दबाव से वहां पर 1996 में इलेक्शन हुए, जिसमें अहमद कब्बाह प्रमुख बनते हैं। लेकिन दूसरे ही साल आर्मी और कुछ कबीले रिबेल करते हैं और उनकी सत्ता को उथला देते हैं। अहमद कब्बाह रातों रात पड़ोसी देश गिनी चले जाते हैं। सिएरा लियोन फिर से अराजकता की तरफ धकेल दिया जाता है। 1997 और 1998 के बीच वहां हो रही घटनाओं पर विश्व के ह्यूमन राइट्स संगठनों की नज़र पड़ी और तब वहां की सच्चाई लोगों के सामने आई। ये तो थी सत्ता की बात, लेकिन सिएरा लियोन में हो रहे रिबेल और सिविल वॉर का कारण क्या था? कुदरत का एक नियम है कि जहां पर हद से ज़्यादा कुदरती संपत्ति हो, वहां पर प्रजा एकदम सुखी होती है या फिर देश में अराजकता फैली होती है। सिएरा लियोन में इस नियम की नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलती है। सिएरा लियोन की समृद्धि वहां की डायमंड माइंस थे। 1 या 2 नहीं, बल्कि अनेक डायमंड्स माइंस थी। ज़्यादातर जगह में डायमंड्स सिर्फ माइनिंग करके ही निकाले जाते हैं, लेकिन सिएरा लियोन में डायमंड्स नदी के पट से ही मिल जाते हैं। आप मान लीजिए कि ये देश ही पूरा डायमंड का भंडार है। वैसे तो देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर सरकार का ही हक होता है, लेकिन सिएरा लियोन में रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट RUF नामक रिबेलियन ग्रुप का कब्जा था। RUF के लड़कों ने सिएरा लियोन के पूर्वी तट पर कम से कम 2/3 प्रदेश पर हक जमा लिया था और भारत के कमांडो का सामना भी इसी रिबेलियन ग्रुप से होने वाला है। फोडे सेनको नाम के सिएरा लियोन के एक्स आर्मी मैन ने नो स्लेव नो मास्टर एंड वेल्थ टू पीपल जैसे स्लोगन के तहत 1991 में रिवॉल्यूशन यूनाइटेड फ्रंट यानी कि RUF की स्थापना की थी। RUF का उद्देश्य लोगों को गुलामी से छुड़ाना था, लेकिन डायमंड माइंस और समृद्धि को देखकर उनकी नीयत भी खराब होती है और RUF जो गुलामी से बचाने के लिए बनाया गया था, वो खुद अब लोगों को गुलाम बनाकर माइंस में फ्री में काम करवाते थे। उन्होंने अपने ही लोगों पर जुल्म गुजारे और उनकी बात नहीं मानते थे उनके हाथ या फिर पैर काट दिए जाते थे। और तो और 8 से 10 साल के छोटे बच्चों को भी RUF में भर्ती किया गया और उनके हाथों में भी AK-47 पकड़ा दी गई। RUF डायमंड की माइनिंग से जो पैसे मिलते थे, उन्हीं में से वो लाइबेरिया जैसे देशों से
हथियार खरीदते थे और रक्तपात मचाते थे। यही कारण था कि सिएरा लियोन के डायमंड को इंटरनेशनल बाजार में ब्लड डायमंड से भी जाना जाता था। इसी नाम से 2006 में सिएरा लियोन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म ब्लड डायमंड रिलीज हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो लीड रोल में थे। यह फिल्म वैसे तो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। इसमें आप RUF की क्रूरता का अंदाज लगा सकते हैं। 1997 में अन्य अफ्रीकी देशों ने और UN के दबाव से सभी कबीलों और सरकार के बीच युद्ध विराम कराया गया और सरकार का गठन भी हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि RUF के लीडर फोडी सन को युद्ध विराम की समझौते की शर्त के तहत सत्ता में भागीदार बनाया गया और इतना ही नहीं, फोडी सन को माइंस मिनिस्ट्री दी गई। सिएरा लियोन की आम जनता के लिए यह स्थिति आसमान से टपके और खजूर में अटके जैसी हो गई थी। 1991 से 1999 तक 20,000 लोगों के हाथ पैर काट दिए गए, 11,000 बच्चों को हथियार थमा दिए गए और 75,000 लोग मारे गए। ये आंकड़े ही RUF की क्रूरता और सिएरा लियोन की स्थिति का चित्र स्पष्ट करते हैं। UN की सलामती समिति ने प्रस्ताव पसार करके पीस कीपिंग फोर्स को गठन करके सिएरा लियोन भेजा। उनका काम था कि RUF के बड़वाखोरों को निशस्त्र बनाना और उनसे वार्तालाप करके एक टेबल पर लाना, और वो भी बिना युद्ध किए। UN की फोर्स अपने पहचान के लिए ब्लू कैप पहनती थी और उनके व्हीकल सफ़ेद रंग से रंगे होते थे। इससे दोनों जुट को संकेत मिलता था कि ये सिर्फ वार्ताचार करने के लिए आए हैं और उनके दुश्मन नहीं है। लेकिन पीस कीपिंग फोर्स के सामने संकट ये था कि उनका सामना जिससे हो रहा है वो कोई देश के डिसिप्लिन आर्मी नहीं बल्कि क्रूर वृत्ति वाले RUF के विद्रोही थे और उनसे UN के रूल्स मानने की शक्यता नहींवत थी। UN की पीस कीपिंग फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में विजय कुमार जेटली को चुना गया। भारत की ओर से 8th गोरखा राइफल की एक बटालियन और 18th ग्रेनेडियर की एक बटालियन भेजी गई। सिएरा लियोन में मेजर जेटली ने परिस्थिति को समझा तो उनके ध्यान में एक बहुत ही बड़ी बात आई। उन्होंने देखा कि सिएरा लियोन में ब्लड डायमंड लाइबेरिया के रास्ते भेजे जा रहे थे और वहां से यूरोप के मार्केट में। तो मेजर जेटली ने रणनीति के तहत ज़्यादातर UN के कैंप लाइबेरिया के सरहदी हिस्सों में बनाए, जिससे वो RUF की ट्रेड को अटका सकते थे। अब उनके प्रदेश पर UN के कैंप RUF को बिल्कुल ही पसंद नहीं आने वाले थे। 1 मई 2000 के दिन RUF के विद्रोहियों ने मैकेनी कैंप पर हमला कर दिया और 500 केन्याई सैनिकों को बंधक बना दिया। 8th गोरखा बटालियन के कुछ सैनिकों का कैंप केलाहुन में था। वो इस हादसे के बारे में अनजान थे। 2 मई 2000 उनकी कंपनी वहां के स्थानीय RUF के लीडर को समझाने के लिए बुलाया था। हमारे सैनिक नहीं जानते थे कि उनका स्वागत किस तरह से होने वाला था। RUF के विद्रोहियों ने वहां पर हमारे 223 गोरखा सैनिक और 13 लश्करी निरीक्षकों को घेर लिया और हमारे सैनिकों को हथियार डालने के लिए बुला गया। लेकिन RUF के जवानों के सामने भी गोरखा सैनिक थे जो आसानी से हथियार छोड़ने वालों में से नहीं थे। केलाहुन कैंप को विद्रोहियों ने लॉक कर दिया और चारों ओर से घेर लिया। ना विद्रोही पीछे हट रहे थे और ना हमारे जवान हथियार डालने को तैयार थे, और ऐसे में एक स्टील मैट जैसी स्थिति बन गई थी। केलाहुन के दक्षिण में दारू नामक स्थल पर बटालियन का हेडक्वार्टर था। बटालियन के अन्य सैनिक दारू में ही थे और यह जानकारी मिलने पर नायब कमांडर अपने साथ 23 जवानों को लेकर समझाने के लिए केलाहुन जाने को निकलते हैं, लेकिन उन्हें कुइवा के पास रोककर ही कैद कर लिया गया। ऐसी सिचुएशन में कमांडिंग ऑफिसर मेजर जेटली के लिए बहुत ही बड़ा पड़कार था। पराए देश में 2-2 जगह पर हमारे सैनिक कैद हो चुके थे और अभी RUF के विद्रोहियों को समझाना तो मुश्किल था। फिर भी मेजर जेटली के प्रयास से जवानों को फूड और मेडिसिन सप्लाई मिलता रहा। इसी दौरान भारतीय हाई कमिश्नर ने लाइबेरिया के प्रमुख चार्ल्स टेलर को बार बार मिलकर विनती कर रहे थे कि वो उनके मित्र फोडी सनको से बात करके हमारे सैनिक को छुड़वा दें। चार्ल्स टेलर लाइबेरिया के प्रमुख थे और फोडी सनको के डायमंड ट्रेडिंग का रूट लाइबेरिया से ही होकर गुजरता था। इसमें प्रमुख चार्ल्स टेलर को तगड़ा कमीशन मिलता था। ऐसे में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। चार्ल्स टेलर ने अंत में फोडी सनको से बात करके मैकेनी के 500 केन्याई सैनिक और कुइवा में बंधक 23 भारतीय जवानों को छुड़ाते हैं। लेकिन केलाहुन में बंद 223 जवानों की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसी बीच विद्रोहियों ने जुलाई 2000 में उनका फूड और मेडिसिन सप्लाई भी बंद कर दिया। अभी ऐसे हालात में भारत को पश्चिमी देश या फिर अमेरिका के सपोर्ट की उम्मीद थी,
लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए। अब ये प्रश्न भारत को खुद हल करना था। मेजर जेटली को लगा कि अब यूएन भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने सीधा दिल्ली विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से मदद मांगी और आखिरकार लंबी चर्चा के बाद ऑपरेशन खुखरी नाम के कमांडो मिशन को प्लान किया गया। ऑपरेशन का चार्ज कैप्टन NC विज को दिया गया, जो बाद में जाके लश्कर के सेनापति भी बनते हैं। इस मिशन के लिए 2nd पैरा कमांडो बटालियन के 135 जवानों को पसंद किया गया। उनको Mi-35 हेलीकॉप्टर, BMP टैंक, 84 कार्ल गुस्ताव, 7.6 mm की मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे शस्त्रों से सज्ज किया गया। मिशन स्टार्ट होता है। 135 कमांडो को इजिप्टियन एयरलाइंस के जरिए फ्री टाउन में पहुंचा दिया गया। वहां से वो लोग हेस्टिंग एयरफील्ड, जो कि बेकार पड़ा हुआ था, वहां जाकर मिशन की ट्रेनिंग और ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले थे। इन सब के बीच यूएन RUF के लीडर के साथ बातचीत चला रहा था। इसमें RUF के लीडर्स को लाने ले जाने की जिम्मेदारी यूएन की थी और वे यूएन के व्हीकल में ही आते जाते थे। इसी मौके का लाभ उठाकर मेजर जेटली ने पैरा कमांडो धीरज थापा को ड्राइवर के रूप में डेजिग्नेट कर दिया। धीरज थापा को जब भी मौका मिलता तो डिजिटल कैमरे से वहां के तस्वीर निकाल लेते थे। धीरज थापा को कमांडो को कहां पर रखा गया है और वहां के आसपास के लैंडस्केप की जानकारी भी मिल गई थी। यह जासूसी क्रम लगभग 2 सप्ताह तक चलता रहा। RUF के विद्रोही को शक हुआ, लेकिन तब तक धीरज थापा वहां से गायब हो चुके थे। मेजर धीरज थापा की जानकारी से मिशन का रूट और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह तय करने में आसानी हो गई और इससे यह भी मालूम हुआ कि RUF के विद्रोहियों की संख्या कैलाहुन के प्रदेश में ज्यादा थी। लगभग RUF की 6 ब्रिगेड उसके आसपास थी। एक ब्रिगेड में 4 बटालियन होती है और एक बटालियन में तकरीबन 900 सैनिक होते हैं। RUF के लड़के RDG-7 ग्रेनेड लॉन्चर से सज्ज थे। ये ग्रेनेड लॉन्चर 2 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव बारूद से भरा हुआ था, जो 280 mm चौड़े बख्तर में 5 सेंटीमीटर का छेद बना सकता था। भारत के पक्ष में कम से कम जानहानि हो और सभी गोरखा जवान सही सलामत छूट जाए, ऐसे मिशन का डिजाइन किया गया। 233 गोरखा सैनिकों को छुड़ाकर जमीनी रास्ते उन्हें दारू के हेडक्वार्टर तक लाना था। इसीलिए दारू और कैलाहुन का रास्ता भारत के लिए रण मैदान था। वहाँ के बदलते मौसम और बारिश के चलते एयर सपोर्ट मिलना भी बहुत मुश्किल था, तो ये काम उन्हें बाय रोड ही करना था। जैसे ही थोड़ा मौसम साफ होता है तो चिनूक कैरियर हेलीकॉप्टर हमारे 135 पैरा कमांडो को लेकर कैलाहुन में 2 किलोमीटर दूर ड्रॉप करता है। वहां से उनका सफर पैदल था। मिशन के प्लानिंग के तहत 5th ग्रेनेडियर ने कुइवा एंड मोबाई पर अटैक कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और उनका नेक्स्ट टारगेट था पेंडेबू, जो कि दोनों टीमों के लिए रेंडेवू पॉइंट था। दूसरी ओर पैरा कमांडो ने कुछ ही घंटों में कैलाहुन कैंप पर हमला कर जवानों को मुक्त कर दिया। कैलाहुन में यूएन की पीस कीपिंग टीम का हेडक्वार्टर था, तो वहां पर रखे व्हाइट पेंट से रंगे हुए जीप को लेकर उन्हें पेंडेवू और वहां से दारू पहुंचना था। ये काम जल्द से जल्द करना था, क्योंकि RUF के कई जूथ को ये खबर मिलने पर वे हथियार लेकर आ रहे थे। कमांडो की एक टुकड़ी आगे, बीच में 233 गोरखा जवान और पीछे एक और कमांडो की टुकड़ी एस फॉर्मेशन बनाकर जीप में से वे निकल पड़े थे। उतने में RUF के अन्य लड़के टोयोटा पिकअप वान में उनका पीछा कर रहे थे। समय के साथ दोनों के बीच का अंतर कम हो रहा था और जवान उनकी फायरिंग रेंज में आ रहे थे। और इतना ही नहीं, RUF ने रास्ते में बनाई सुरंगें विस्फोट करके खोल दी, जिससे जवानों की स्पीड भी कम हो गई थी और अब उन्हें संभाल कर जंगल के रास्ते जाना था। RUF करीब आ रहा था और उन्होंने AK-47 और RPG-7 ग्रेनेड से फायरिंग भी स्टार्ट कर दी थी। दोनों तरफ से घमासान फायरिंग हुई और भारत के कमांडो के पास मौजूदा कार्ल गुस्ताव बहुत काम आया। ये एक ग्रेनेड लॉन्चर था जो अगर टारगेट को हिट ना भी करे तो उसके रेडियस में भी काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है। कैलाहुन से दारू के बीच तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला था। रात को बारिश और जगह जगह पर सुरंगों के चलते जवानों को निकलने में मुश्किल हो रही थी और उन्हें RUF के स्नाइपर्स का भी खतरा था, जो छुप कर बैठे थे। तो पूरी टीम धीरे धीरे संभल कर मार्च कर रही थी। सुबह हवामान साफ हुआ तो Mi-35 गनशिप हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा और Mi-35 हेलीकॉप्टर ने आगे रास्ता घेर कर खड़े विद्रोहियों को खदेड़ दिया। रास्ता साफ हुआ तब हमारे 233 गोरखा जवान और पैरा कमांडो दारू हेडक्वार्टर पहुंचे और राहत की सांस ली।
इस मिशन में भारत ने अपना सिर्फ एक जवान गुमाया था, पर 233 गुरखा सैनिक को और 11 लश्करी निरीक्षक को सही सलामत मुक्त करवाया। इस मिशन को भारत ने अन्य किसी देश की मदद के बगैर अकेले पार किया था। इस घटना के बाद RUF के भी पैर ठंडे पड़ गए और UN को भी एक नया स्टार्ट मिला। यह घटना 1999 कारगिल युद्ध के तुरंत बाद हुई थी, इसीलिए इस घटना को इतना मीडिया कवरेज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। जोधा अकबर, लगान और स्वदेश जैसी फिल्म बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने इस घटना पर फिल्म बनाने का अनाउंसमेंट भी किया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये सत्य घटना पर आधारित वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।